हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, पहले नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहले हम लोग एपी क्या होता है पहले उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो, थोड़ा सा पहले हम लोग जानते हैं एपी के बारे में। व्हाट इज एपी। ठीक, जैसे हमारा कोई एक एपी में टर्म है, एपी, किसको हम लोग एपी बोलेंगे। चलिए, एक हम लोग यहाँ पे पैटर्न लेते हैं 2, 5, 8, 11 ऐसे करके लेते चलते हैं 14। ठीक, इसमें हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक टर्म लिए हैं 2, 5, 8, 11, 14 इस तरीके से। ये हमारा जो होता है पहला टर्म होता है, पहला पद होता है, इसको हम लोग A1 बोलते हैं। ठीक, उसी तरीके से ये हमारा दूसरा टर्म होता है, इसको हम लोग A2 बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा चलते रहता है। ठीक, ये तीसरा होता है, इसको हम लोग A3 बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा A4 होगा, A5 होगा। ठीक, और ऐसे जाते जाते हमारा यहाँ कहाँ पे जाके अंत होगा, तो N तक जाएगा, मतलब इनडिफिनिट जहाँ तक जा सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो हो रहा है कि पहला जो पद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। दूसरा को हम लोग A2 बोलते हैं। तीसरा को हम लोग A3 बोलते हैं। सबसे पहले ये बोला जाए कि ये हमारा AP में कब होगा, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर सेम हो हर जगह पे, तो हमारा इसका जो यहाँ पे बनेगा ये AP में बनेगा। देखो, पहला हमारा क्या है, 5 और 2, इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, 5 और 2 का डिफरेंस करते हैं। उसी तरीके से हम लोग इन दोनों का डिफरेंस अंतर करते हैं, तो 8 - 5 है। उसी तरीके से इसको हम लोग डिफरेंस करते हैं, तो 11 - 8 है। उसी प्रकार से 14 और 11 को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब देखते हैं सब जगह का जो हमारा अंतर है वो कितना। 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी हर जगह जो हमारा अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो 3 का अंतर आ रहा है। तो ये हमारा है एक एपी का टर्म है। ठीक, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो ये डी हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसका भी हम लोगों को आगे काम आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डी, और डी का मान होता है 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलो, इस तरीके से हमारा कोई भी पैटर्न हो रहा है, अगर यदि इस तरीके से फॉलो कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, एक एपी में टर्म होगा। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है सो 8 रुपया है। पहला जो किलोमीटर चल रहा है उसका हमारा 15 टका लग रहा है, लेकिन उसके बाद जो भी दूसरा किलोमीटर चल रहा है, तीसरा किलोमीटर चल रहा है, उसका प्रत्येक किराया हमारा 8 है। तो इसको हम लोगों को टेस्ट करना है कि ये एपी में है या फिर नहीं है। अगर यदि है तो क्यों में है, क्यों है वो एपी में, उसको भी यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है, 15 रुपया। तो अगला जो अब दूसरा किलोमीटर के लिए चलेगा तो किसका 8 रुपया, फिर अगला चलेगा तो उसके लिए फिर उसको 8 रुपया पे करना पड़ेगा। चलो, हम लोग इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मानते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है कि दिया गया है कि मान दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, जो प्रथम किलोमीटर चल रहा है वो 15 रुपया लग रहा है, लेकिन इससे जब दूसरा किलोमीटर चल रहा है, दूसरा किलोमीटर का किराया यानी अब बार बार जो लग रहा है इसको 8 रुपया ज़्यादा लग रहा है। 15 + 8 तो कितना हो गया, ये हमारा 23 हो गया। इसी तरीके से अगर यदि वो तीसरा किलोमीटर चलेगा तो कितना लगेगा, फिर इसमें 8 हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, अतिरिक्त का जो किराया है उसमें से हम लोग टोटल को जोड़ेंगे तो 23 + 8 हो जाएगा, ये हमारा 31 हो जाएगा। अब देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जो पहला है तो इसको पहला टर्म A1, और ये हमारा A2 यानी दूसरा टर्म, और ये हमारा A3 तीसरा टर्म। ठीक, ये हमारा बन गया। अब एपी में देखते हैं कि ये है या फिर नहीं है। तो पहला हमारा 15 है, दूसरा हमारा 23 है, उसके बाद हमारा 31 है। बस इन तीनों में कैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे। अगर यदि सेम होगा तो ये हमारा एपी में होगा, और नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है। हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस, 23 में से 15 को माइनस करेंगे। ठीक, उसी तरीके से 31 में से इसको माइनस करेंगे, 31 - 23। तो यहाँ पे देखो 23 में से 15 गया तो ये 8 बचेगा, 31 में से 23 गया तो यहाँ पे भी 8। अब देखो हर जगह जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारा एक एपी में है, लिखेंगे हाँ यह एपी में है। ठीक, चलो, अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
यानी कोई बेलन है, ठीक, बेलन में उपस्थित हवा है, ठीक, उसमें से वायु निकालने वाला पंप से क्या होता है, प्रत्येक बार जो है सो बेलन की जो बचा हुआ हवा है वहाँ से 1/4 भाग निकालता है। तो इसको हम लोगों को चेक करना है कि ये हमारा AP बना रहा है फिर दूसरा कोई टर्म बना रहा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि जो हवा का आयतन मान लेते हैं कि जो उपस्थित हवा जो था बेलन में वो हम लोग मान लेते हैं x, लिखते हैं यहाँ पे v मान लेते हैं, ठीक, या x कुछ भी मान सकते हैं। अभी मैंने वॉल्यूम जो छेक रहा है तो उसी को मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि v है, ठीक। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि प्रत्येक बार कितना निकल रहा है, शेष हवा का जो बच रहा है उससे 1/4 भाग निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहली बार में यहाँ पे हवा था वो हमारा v था। अब जो हमारा अगला कंडीशन आएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरी बार में, तो यहाँ दूसरा टर्म आएगा, दूसरी बार में उपस्थित हवा, तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारा v था, उनमें से हम लोगों का जो है सो 1/4 भाग निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4v में से यहाँ पे अन्य v का जो बचा हुआ है इसका भाग निकल जाएगा, तो यहाँ पे v हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हवा था, उनमें से यहाँ पे जो बचा हुआ था वो हमारा क्या है, -v/4 बचा होगा, ठीक, क्योंकि ये v हमारा पूरा था उसका बोल रहा है 1/4 भाग। तो v का 1/4 भाग कितना होता है, v का 1/4 भाग हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो v/4 बनता है। उनमें से प्रत्येक ये हवा निकल जा रहा है। अब इसको माइनस करते हैं, 4v में से 1v जाएगा तो 3v और बटा में 4 बनेगा, ठीक। ये दूसरी बार में हो गया। इसी तरीके से हम लोग तीसरी बार में निकालेंगे, लिखेंगे तीसरी बार में उपस्थित हवा, तो ये हमारा 3v/4 कंप्लीट बचा हुआ था, और उनमें से जो हमारा था इसमें से ही फिर इसका 1/4 भाग, तो 3v/4 का 1/4 भाग ये हमारा निकलेगा, ठीक। 3v/4 ये हमारा कंप्लीट हवा था और इस कंप्लीट हवा का 1/4 भाग निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3v/4 हो गया, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3v/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन करते हैं, यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम हमारा 16 बन जाएगा, तो 4 से ये 4 बार में 4 तिया 12 भी बन जाएगा, माइनस और ये 3v, तो यहाँ पे कितना 9v/16। चलो हम लोगों को 3 टर्म मिल चुका है, पहला हमारा v है, दूसरा 3v/4 है, तीसरा हमारा 9v/16 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a1 बराबर v, a2 का मान 3v/4 है और a3 का मान 9v/16 है। अब हम लोग क्या करेंगे, a2 में से a1 और a3 में से a1 का मान घटाएंगे, देखेंगे अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी हमारा AP में होगा और नहीं होगा तो ये हमारा AP में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग a2 में से a1 को माइनस, तो 3v/4 में से v को माइनस करते हैं और यहाँ से इसको माइनस करते हैं, तो 9v/16 में से 3v/4 को माइनस करते हैं। चलो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और यहाँ पे इसको एलसीएम करके हम लोग इसको घटाते हैं, तो 4 से 4 एक बार में, तो ये 3v माइनस 1 कम 4 4v, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे तो 16 और 4 का एलसीएम 16 बनेगा, यानी ये कट जाएगा तो 9v बनेगा, माइनस 4 कम 16 4 बने 4 तिया 12 और v बन जाएगा। अब देखो 4 में से 3 गया तो 1v और यहाँ पे माइनस बड़े में, तो v/4 माइनस में, और इसी तरीके से 12 में से 9 जाएगा तो 3 बनेगा और माइनस है तो माइनस के साथ और v बट्टा में 16। अब देखो जो दोनों का डिफरेंट आ रहा है, दोनों का जो यहाँ पे अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा AP नहीं होगा, लिखेंगे यह AP में नहीं है। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 मीटर है और प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो उसको निकालना है। पहले जो लग रहा है वो पहला जो पद है 150 मीटर है और उनमें से जो अगला आएगा उसमें 50 बढ़ते चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसको, ये AP में है या फिर नहीं है। तो पहला जो हमारा है लिखा है यहाँ पे, माना यहाँ पे दिया गया है प्रथम मीटर का मूल्य जो है सो 150 रुपया दे रखा है, ठीक। अब जो बढ़ता है दूसरे मीटर में ये 50 बढ़ते चल जाता है, दूसरी मीटर का मूल्य हो जाएगा, दूसरी मीटर का मूल्य, इनमें से हम लोग 50 को जोड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो गया, ये 200 हो गया। तीसरा बार में फिर 50 बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग फिर इसमें जो बढ़ा हुआ है उनमें से 50 को जोड़ेंगे, तो ये हमारा 250 आ गया। अब ये 1 हमारा हो गया 150। उसी तरीके से A2 का मान जो हो गया हमारा 200 हो गया,
और A3 का मान यहाँ पे 250 हो गया। अब हम लोग A2 में से A1 को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 को, और यहाँ पे A3 में से A2 को माइनस करते हैं। इसको इससे माइनस करेंगे तो 200 में से 150, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 250 में से 200, 200 में से 150 जाएगा तो यहाँ पे 50, और यहाँ पे 250 में से 200 जाएगा तो 50। अब दोनों जगह जो अंतर आ रहा है वो क्या है, सेम है, तो ये भी हमारा क्या है, लिखेंगे अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह पद AP में होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी जो खाते में प्रत्येक यहाँ पे जो दिया गया है, चलो इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से बनाते हैं। जो बोला गया है उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से लिखते हैं। ठीक, देखो क्या बोला गया, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 राशि का मूल्य 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पे हमारा जो मूलधन का मान है वो हमारा है 10,000, तो लिखेंगे मूलधन बराबर 10,000। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो दर दिया गया है वो 8% है, और जो समय दिया गया है वो 1 साल का दिया गया है, 1 वर्ष। ठीक, तो पहले साल के लिए हम लोग निकालेंगे, पहले महीना के लिए निकालेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है P गुना T गुना R होता है बट्टा में 100, यानी मूलधन समय और दर गुना बट्टा में 100। 10,000 हो गया इधर, T का मान 1 है, दर का मान 8 बट्टा में 100, इसको हम लोग कटा देते हैं तो ये 800 आ गया। टोटल ब्याज हमारा 800 आ गया। ठीक, और पहले लिया कितना था 10,000, तो 10,000 में से इसको हम लोग मिश्रधन करेंगे तो मूलधन और आपका जो ब्याज है दोनों जुड़ जाएगा, तो 10,800 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला था, दूसरा ये हमारा आ गया। अब तीसरी बार में जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा वो 10,800 अभी मूलधन बन जाएगा, और T का मान 1 ही रहेगा और R का भी मान सेम हमारा 8 रहेगा। 2 0 से 2 0, अब इसको कटाएंगे तो 864 बार में कट जाएगा। अब 10,800 में से इसको जोड़ेंगे, 10,800 में से 864 को जोड़ेंगे, क्योंकि मिश्रधन का फॉर्मूला बनता है मूलधन प्लस ब्याज, तो इसको दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाता है 4, और ये 6, 8 8 16, यहाँ पर 1 और 1, टोटल इतना आ गया। ठीक, 11,664। पहली बार में ये हमारा मूल्य कितना था 10,000 था, यहाँ पे 10,000। दूसरी बार में जो बन गया मूल्य हमारा 10,800, उसी तरीके से यहाँ पे 11,464। तो हम लोग A1 का मान यहाँ पे लिखेंगे 10,000 हो गया, A2 का मान 10,800 हो गया, और A3 का मान 11,664। अब हम लोग क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस और यहाँ से भी माइनस करते हैं, देखते हैं दोनों जगह डिफरेंस सेम आएगा तो ये हमारा AP में होगा, और नहीं आएगा तो ये हमारा AP में नहीं हो सकता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 800 बनेगा, और इनमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8, उसके बाद यहाँ पे 16 में से 8 गया तो एक यहाँ पे, यानी दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 800, एक 864 आ रहा है। तो क्या दोनों सेम है? तो बिल्कुल ये अलग अलग है, तो ये हमारा AP में नहीं होगा, अतः यह AP में नहीं है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।